अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जहां तक के साथ मैं आपका मेज़बान अब्दुल रज़ाक खट्टी। आज हम बात करेंगे 2800 साल पहले यूनान के किसी साहिल पर जन्म लेने वाले एक ऐसे शायर और दास्तान गो की जिसने आने वाले वक्त में तमाम दुनिया के आलमी अदब पर अपने असरात छोड़े। इस शख्स को कहते हैं होमर। होमर इस सदी नहीं बल्कि हज़ार सदियों का एक ऐसा दास्तान गो और शायर है जिसने आने वाली तमाम नस्लों को न सिर्फ मुतासर किया बल्कि दुनिया भर के पूरे अदब पर अपनी छाप डाली। आज हम बात करेंगे उसी होमर की कहानी की, क्योंकि एक बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि चंद मिनटों में उसकी जो अहम वाक़यात हैं उसको समेटें। कई शहर ये दावा कर चुके हैं कि उसकी पैदाइश उनकी सरजमीन में हुई थी। कहा यह जाता है कि वो नाबीना था और यूनान के मगरबी साहिल के किसी शहर में पैदा हुआ था। अपनी हमदिया नज़म जो उसने अपोलो की मदाह में लिखी थी, अपोलो के मंदिर की देखभाल करने वाली लड़कियों से मुखातिब होकर वो कहता है, जब भी कोई शख्स तुम्हारे पास आए और तुमसे पूछे कि ए लड़कियों, अपोलो के इस मंदिर में आने वालों में वो कौन सा शायर, कौन सा गवैया है जिसने सब यकजुबान होकर कहना, वो नाबीना शायर है जो क्वाइस की पहाड़ियों में रहता है, जिसके लिखे गीत और अशार हमेशा अच्छे समझे जाएंगे। पाकिस्तान के नामवर मुसन्निफ अहमद अकील रूबी लिखते हैं कि बारे में भी यूनानियों में अभी तक एक लेजेंड बड़ा मशहूर है कि अपनी जन्म भूमि के बारे में कोई सनद नहीं मिलती। कहते हैं कि ये नाबीना शहर शहर अपनी नज़में सुनाता फिरता था। एक बार ये डल्फी के मंदिर में पहुंचा जहां आम आदमी की आवाज़ पर देवता उसके सवाल का जवाब देते थे। ये देवता अपोलो का मंदिर था। होमर ने उससे भी पूछा, मेरा आबाई शहर कौन सा है? गैबी आवाज़ ने जवाब दिया, तुम वहां मरोगे जहां बैठे लड़कों की पहली तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। चाचे होमर जब बूढ़ा हो गया तो अपने साले से मिलने ओआइस गया और उसकी मुलाकात समंदर किनारे बैठे लड़कों से हुई जो मछलियां पकड़ रहे थे। होमर ने उनसे पूछा, अरे बच्चों, क्या जाल में कोई मछली फंसी? लड़कों ने जवाब दिया, जो कुछ हमने शिकार किया वो हम छोड़कर जा रहे हैं, जो नहीं शिकार किया वो ले जा रहे हैं। होमर को ये बात समझ में नहीं आई और होमर को देवताओं की वो बात याद आ गई। वो वहाँ से उठा, दूर जाकर दलदल में गिर गया और तीसरे दिन फौत हो गया। ओआइस में दफन कर दिया गया। उसकी कब्र पर आज तक ये कुतबा लगा हुआ है। इस कब्र में उस मुक़द्दस आदमी का सर दफन है जिसने इस धरती के बहादुरों की कदर और शान बढ़ाई। इस एलेट में होने वाली ट्राय की जंग एक खूनरेज़ जंग थी जिसमें ट्राय का शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और लाखों मासूम और बेगुनाह इंसान एक खूबसूरत औरत की बेवफाई की भेंट चढ़ गए जिसका नाम हेलन था। देखा जाए तो पुजारी हेलन भी बेकसूर थी। इस लड़ाई के पस मंजर में ओलंपिक्स में हंसते खेलते देवताओं के मंसूबे कार फरमा थे। इन मंसूबों को समझने के लिए एक छोटी सी नज्म पढ़ डालें जिसका उन्वान केपेरिया था। ट्राय की जंग के हवाले से हॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में भी बनाई गईं। इस नज्म में अक्लीज जो एलेट का हीरो है की माँ जो समुद्री देवी थी की शादी की तकरीब में सब देवता जमा हैं। ज़ेसिस देवता दूसरे देवताओं से कहता है कि इंसानों की आबादी बहुत बढ़ गई है, चुनांचे इस आबादी को कम करने के लिए एक बड़ी जंग होनी चाहिए। इस जंग के लिए एक मंसूबा तैयार किया जाता है। चुनांचे देवी एक गोल्डन सेब महफिल में लाती है। एफ्रोडाइटी, एथसीना और हीरा तीनों देवियां उसे ललचाई नजरों से देखती हैं। उनसे कहा जाता है कि जमीन पर जाकर किसी इंसान से फैसला करा लो कि तुम में से खूबसूरत कौन है। जो खूबसूरत करार पाए वो ये सेब ले जाए, करार पाए वो ये सेब ले ले। चुनांचे वो सेब लेकर ज़मीन पर आ जाती हैं। उनकी मुलाकात ट्राय के बादशाह याम के बेटे पेरिस से होती है। पेरिस की कहानी यह है कि जब वो पैदा हुआ तो नुजूमी ने कहा कि यह शहजादा ट्राय के लिए मुसीबत का बाइस बनेगा। चुनांचे प्रियाम ने उसे शहर से दूर भेड़ बकरियां चराने के लिए भेज दिया और तीनों देवियां उसके पास इंसाफ कराने आ गईं। बारी बारी हर देवी ने उसे लालच दिया। आखिर वो एफ्रोडाइटी के जाल में फंस गया जिसने ये कहा कि वो उसे दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत इनाम में देगी। ये सुनकर पेरिस ने गोल्डन सेब उसकी झोली में डाल दिया। एफ्रोडाइटी ने अपना वादा निभाया। हेलन बादशाह मेलेनस की बीवी यूनान की खूबसूरत तरीन औरत थी। पेरिस मेहमान बनकर उसके यहाँ जाता है। एफ्रोडाइटी के जादू की वजह से वो पेरिस के चक्कर में आ जाती है और पेरिस उसे भगाकर ट्राय ले जाता है।
हेलन यूनानियों की इज्जत थी, चुनाचे वो सब फौजें इकट्ठी करके ट्राय जाते हैं। एक खून रेज जंग होती है, ट्राय तबाह हो जाता है, पेरिस समेत सब मारे जाते हैं और यूनानी हेलन को लेकर यूनान वापस आ जाते हैं। इलियड में होमर का असलूब अपने पूरे उरूज पर है। इसमें लोहे और फौलाद की तलवारों की खनक भी है, फाते की दाढ़ भी और महकूम का तासुफ भी, जख्मी अजसाम की सिसकियां भी और नेज़ों से लगाए हुए जख्मों की कसक भी। होमर ने मैदान कारज़ार में इंसानों की मुख्तलिफ तस्वीरें बनाई हैं, जिनमें गुस्सा, बुज़दिली, दहशत, इज्ज़े फ़तेह, शिकस्त के रंग बड़ी हुनरमंदी से भरे हैं। इन दोनों किताबों में सबसे अहम चीज़ होमर का क़यामत ख़ेज़ मुशाहिदा है। वो चीज़ों को इतना करीब से देखता है और फिर अपने बयानिए में इतनी महारत से बयान करता है कि पढ़ने वाले की अक्ल दंग रह जाती है। बाज़ नक्कादों को ये शक है कि क्या होमर वाकई अंधा था, क्योंकि कोई नाबीना शख्स चीज़ों का इतनी जुज़ियात के साथ बयान नहीं कर सकता। इसका जवाब यही है कि शायद होमर की एक तीसरी आंख भी थी, इससे वो सब कुछ देख सकता था जो हम दो आंखों वालों को नज़र नहीं आता। होमर की वजह शोहरत उसकी दो एपेक्स हैं, जिसकी वजह से वो दुनिया भर में मोहतरम और मुदब्बर मुसन्निफ के तौर पर माने जाते हैं। कहते हैं कि वो नाबीना था और उनका मुशाहिदा इतना बेमिसाल था कि आंख वाले भी अश अश करके रह जाते हैं। होमर को उसके नक्कादों ने भी हर अहद का मुसन्निफ और दास्तान गो माना है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगर हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय का भी इजहार करें, ताकि आने वाले दिनों में हम आपकी राय के पेश नज़र इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।